हेलो गाइस, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है भारत और आसियान में बदलते हुए संबंधों को लिखो, और क्वेश्चन नंबर 8 चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का वर्णन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत और आसियान में बदलते हुए संबंधों को लिखो। आंसर ध्यान से समझना। आरंभ में आसियान की ओर भारत ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही अपनी विदेश नीति में आसियान को प्रमुखता दी। लेकिन हाल ही में भारत आसियान देशों से संबंध बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत अब अपना विकास चाहता है, वो भी तेज़ी से। भारत की एक कमी ये थी कि शुरुआती दौर में भारत ने आसियान की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का आसियान के साथ व्यापार किया। लेकिन अब भारत आसियान के देशों के साथ और आसियान के साथ मिलकर व्यापार करना चाहता है। इसके पॉइंट करते हैं, दो पॉइंट हैं इसके छोटे छोटे। 1991 में उसने पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई। इसमें उसने वर्ड का मतलब भारत से है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1991 में उसने पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई है और पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ पॉइंट इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2, भारत ने आसियान देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि अपने संबंधों को आसियान के साथ अच्छा करना चाहता है भारत। आसियान के देशों के साथ व्यापार करना चाहता है भारत, ताकि भारत अपना विकास जल्द से जल्द तेजी से कर सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। छोटा था, इजी था, अच्छी लैंग्वेज के साथ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन है हमारा, चीन की उभरती अर्थव्यवस्था का वर्णन करो। इस पॉइंट्स में आपको चीन के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। प्लीज ध्यान से समझना आंसर को। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। किस सरकार की? साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। 1970 के पश्चात चीन में कई परिवर्तन हुए और चीन की आर्थिक विकास की गति बढ़ गई। 1970 के बाद चीन ने अपने में परिवर्तन किया और उसके आर्थिक विकास की गति क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसा अनुमान है कि 2040 तक वह अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। चीन ने 1970 के दशक में विकास का एक नया मॉडल अपनाया, जिससे कि चीन का जल्द से जल्द विकास हो सके। तो वो मॉडल क्या थे, हम पॉइंटों के अंदर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी विशेषता निम्नलिखित है। ध्यान से, पॉइंट नंबर 1, 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। यहाँ पे रोकना चाहूँगा, ध्यान से समझना। अपने एकांतवास को समाप्त किया। जब चीन ने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया था तो अमेरिका के साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि चीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए, लेकिन चीन ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो दोनों के बीच एक खटास थी, दोनों आपस में व्यापार नहीं करते थे। अब आगे बढ़ते और अमेरिका से व्यापार करना आरंभ किया। यानी कि 1972 में चीन ने शुरुआत करी अमेरिका से व्यापार करने की। यहां पे बात समझ में आई। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। 1973, देखो स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट नंबर 1 1972 के बारे में बताया मैंने, अब 1973 के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी चीन की। तो पॉइंट नंबर 2, 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रस्ताव रखे और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ करी।
कृषि उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट करी, जिससे कि चीन अपना विकास करे और जो विज़न उसने बनाया 2040 का वो उसको पूरा कर सके। थर्ड पॉइंट, 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। स्टॉप, यहाँ पर रुको बात। किसकी खुले द्वार की नीति अपनाई है? और विदेश पूंजी को चीन में निवेश करने के लिए सारी रुकावटें खत्म कर दी। यानी कि पहले वो व्यापार नहीं कर रहा था अन्य देशों के साथ, लेकिन अब 1978 के बाद वो अन्य देशों के साथ व्यापार करना चाहता है और अन्य देशों को कह रहा है कि वो चीन के अंदर आकर निवेश करें। आगे बढ़ते हैं। और विदेशियों को चीन में पूंजी निवेश करने के लिए विशेष सुविधाएं भी दी है कि अन्य देश चीन में अपना निवेश करें, जिससे कि चीन अन्य देशों के साथ व्यापार कर सके। आशा करता हूँ 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से निजीकरण किया। शॉक थेरेपी नहीं अपनाया, और शॉक थेरेपी अपनाया किसने था? सोवियत संघ ने, और सोवियत संघ की वाट लग गई थी। इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, स्टेप बाय स्टेप इसने अपने उद्योगों को धीरे धीरे निजीकरण करना स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। 1982 में उन्होंने खेती को निजीकरण किया। देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले 1982 में किसको? खेती को निजीकरण किया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। देखो स्टेप बाय स्टेप। और चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम सेज कहते हैं, जिनकी संख्या 6 थी, यहाँ पर विदेशी अपनी पूंजी लगाकर उद्योगों का विकास कर सकते हैं। यानी कि विशेष प्रकार की छूट देना चीन ने स्टार्ट कर दिया, जिससे कि चीन अन्य देशों के साथ व्यापार कर सके और अपने आप को जल्द से जल्द विकसित कर सके। पॉइंट नंबर 5, 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता अपना ली है और अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना आरंभ कर दिया है। व्यापारिक संबंधों को विश्व के हर कोने में आप देखोगे तो चीन का सामान बिक रहा है, हर देश में चीन का सामान बिक रहा है। तो इसने अपने संबंध विश्व के देशों के साथ इस तरीके के रखे हुए। पॉइंट नंबर 6, 2004 में चीन ने निजी संपत्ति की धारणा को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया और 2007 में निजी संपत्ति के संबंध में कानून बनाकर सुरक्षा प्रदान कर दी। यानी कि चीन जो कि एक साम्यवादी देश था, जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक, जो साम्यवादी का मतलब आप लोग मालूम है कि सब कुछ सरकार के हाथों में ही होता है, उस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेप बाय स्टेप करके चरणबद्ध तरीके से खुलापन स्टार्ट किया। प्राइवेट सेक्टर की तरफ उसको ढाला, ताकि उसके देश का विकास हो सके। और जिस प्रकार के नियम कानून उसके देश के अंदर लागू थे, उसके अंदर उसने परिवर्तन किए, ताकि वो अपना विकास जल्द से जल्द कर सके। तो यही था क्वेश्चन नंबर हमारा 8, जिसमें हमें मालूम चला कि चीन की अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ी। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों बस यही है कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।